We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign. Sovereign का मतलब होता है संप्रभु, ठीक है ना, कि हमसे ऊपर कोई नहीं रहेगा, हम सक्षम रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है इसका प्रेम्बल है। प्रेम्बल आप लोगों को याद होना चाहिए, बाकायदा रटा होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको भी क्लियरली आपको समझना चाहिए, क्योंकि जो प्रेम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। जो कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हम अपने प्रेम्बल से ही पाते हैं। क्यों? प्रेम्बल प्रस्तावना, कोई भी किताब आप अगर पढ़ते हैं तो उसकी प्रस्तावना में उस किताब की रूपरेखा के बारे में बताया जाता है कुछ, कि दिस बुक इज अबाउट दिस थिंग, दिस बुक इज अबाउट दिस थिंग। तो उसी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका प्रेम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, मैं बैठ सकता हूँ? मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप लोगों से कि प्रेम्बल को आप रट जाइए, समझ ले आइए अच्छी तरह से। जब आप इसके स्पिरिट को समझ जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी पार्ट्स हैं उसको समझने में आपको कोई देरी नहीं लगेगी। मैं नटशेल में आपको सब समझा देता हूँ अभी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया के जितने भी अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के, उनमें जो भी अच्छे प्रोविजंस हैं वो सब अच्छे प्रोविज़न आपको अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। तो बच्चों, मैं प्रेम्बल आपको समझा रहा हूँ, पार्टिकुलरली 10th and 12th वाले स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा। और उसी में आपको अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमवर्क हम क्या जा रहे हैं, क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी फॉरेन एजेंसी या किसी इंडिविजुअल ने नहीं बनाई। किसने बनाई? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारतीय लोगों ने बनाया। किसके लिए? अपने लिए, ठीक है ना। तो कह रहे हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु, ठीक है ना, कि हमसे ऊपर कोई नहीं रहेगा, हम सक्षम रहेंगे। सबसे किसी भी नेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसकी सॉवरेंटी। अगर नेशन के अंदर सॉवरेंटी नहीं है तो वो सबऑर्डिनेट रहेगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं, नेशन नहीं रहेगा। तो इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री। हमारे ऊपर कोई फॉरेन रूल नहीं है। हमारे यहाँ जो रूल है वो हमारे अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा है, जिसको हमने अपने एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से इलेक्ट किया है, चूज़ किया है। पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स में हमने इनको भेजा है। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी क्या मतलब है? सोशलिस्ट कि समाज में कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, सब बराबर होंगे, ठीक है ना। हाँ, कोई बहुत अमीर कोई बहुत गरीब हो सकता है, लेकिन ग्रेजुअली हम अपने फ्रेमवर्क में ऐसा डेवलपमेंटल अप्रोच लेके चलेंगे कि इन कोर्स ऑफ टाइम जो अमीरी और गरीबी का डिफरेंस है वो एक लेवल पर आ जाएगा, लेकिन कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। सोशलिस्ट है। सेकुलर मतलब हमारे यहाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि भारत विविधता वाला देश है, हर तरह के धर्म यहाँ पर होंगे। सेकुलर का मतलब है कि स्टेट हैज़ नो इट्स ओन डिक्लेयर रिलीजन। यद्यपि हम हिंदू बाहुल्य राष्ट्र के रूप में पहचाने जाते हैं दुनिया में, और अकेले नेपाल को भी अगर लेने साथ में, तो कुछ पार्ट श्रीलंका का भी ले लें हम, तो कुछ पार्ट अगर हम इंडोनेशिया का अपना ले लें, मलेशिया का ले लें, छुटपुट करते हुए, लेकिन प्रेमिनेंटली हिंदू डोमिनेटेड इंडियन कल्चर है। लेकिन हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। जैसे कि हमारे पड़ोसी हो गए पाकिस्तान, उनका स्टेट रिलीजन हो गया इस्लाम।
सऊदी अरब हो गए। दुनिया में 52 कंट्रीज़ ऐसे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर रखा है कि हमारा स्टेट रिलीजन इस्लाम होगा। इतने कंट्रीज़ हैं दुनिया में, उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि हमारा स्टेट रिलीजन कैथोलिक क्रिश्चियनिज्म होगा, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी होगी। कुछ ने डिक्लेयर कर रखा है कि हम सिंगली स्टेट रहेंगे। लेकिन अपने डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में हमने सेकुलरिज्म को प्रेफर किया कि हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं, सर्वधर्म समभाव। वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन इन आवर इंडियन टेरिटरी। स्टेट हैज़ नो इट्स ऑफिशियल रिलीजन। डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट में होंगे लोग, वो चुने हुए लोग होंगे। रेगुलर इलेक्शंस उनके होंगे, टाइमली इलेक्शन उनके होंगे। किसी का 5 साल में होगा, किसी का 6 साल में होगा। तो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम रहेगा। हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही अपने ऊपर शासन करेंगे। कोई बाहर से शासन हमारे ऊपर नहीं थोपेगा। ये डेमोक्रेटिक फॉर्म हो गया। और रिपब्लिक, गणराज्य क्या मतलब होता है? रिपब्लिक इज़ अ वेरी टिपिकल वर्ड एंड इट हैज़ लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशन, बट इन नटसेल फॉर योर लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, रिपब्लिक मीन्स कि हम एक गणतंत्र के रूप में रहेंगे। जैसा कि हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से अडॉप्ट किया कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट रहेगा वो एक नॉमिनल हेड रहेगा। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारा है, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट सिटीजन है, सबसे सुप्रीम वही है इन थ्योरी। जैसे कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में क्या है? वहाँ का जो किंग होता है, जैसे अभी आपने देखा है किंग चार्ल्स का कोरोनेशन हो रहा है, वो उनको सुप्रीम मानेंगे, सिंबल के रूप में मानेंगे, गणराज्य के रूप में। लेकिन रियल पावर जो होगी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे, प्राइम मिनिस्टर जो होंगे, जो कैबिनेट का हेड करेंगे, जो लीडर ऑफ द हाउस रहेंगे, उनके पास पावर रहेगी। तो गणतंत्र का मतलब है कि फॉर्मली हमारा जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो एक फॉर्मल होगा, लेकिन वो वंशानुगत नहीं होगा, वो भी इलेक्टेड होगा। उसका भी टाइम फिक्स होगा, उसका भी जो भी पावर है, जो पावर है, जो उसकी अथॉरिटीज़ हैं, वो सब इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई होगी। बियॉन्ड दिस कॉन्स्टिट्यूशन इवन द हेड ऑफ स्टेट can't do anything. If you do anything against the spirit and the words of the Constitution, then we have an independent judiciary to review his work and may declare, after going through all the details, that this law is ultra virus to the Constitution. ये आपने जो काम बनाया हुआ है वो Constitution के against है. Therefore, it should be declared by judiciary as null and void. ये शून्य है, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अल्टीमेटली जुडिशरी सुप्रीम दे। कॉन्सिक्वेंटली हमारी जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमने अपना खुद बनाया है। हमने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमारे अपने इलेक्टेड लोग थे, उन्होंने करीब 29 महीने के ज़्यादा समय तक एक्सरसाइज करने के बाद ये अपना ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें पूरे विश्व के जो अच्छे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन थे उनके प्रोविजंस को समझा, एनालाइज किया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में उसको इवेल्युएट किया और फिर डिस्कशन करके उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया। Therefore, India is a sovereign, socialist, secular, democratic रिपब्लिक। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपना स्ट्रक्चर तो बता दिया कि हम इस तरह के अपना स्टेट रहेंगे। हम क्या करेंगे, इतना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स हमने दे दिया, इतने जेम्स हमने अपने ऊपर लगा लिए, चमक रहे हैं कि हमारे पास ये है, सॉवरेन हैं, डेमोक्रेटिक हैं, सेकुलर हैं, रिपब्लिक हैं। क्या करोगे इतना रह के? तो करें, लिसन, हम अपने जो भी सिटीजन्स होंगे उनको सुरक्षित रूप रखेंगे। क्या देंगे? एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। हमारे जितने भी नागरिक रहेंगे सबसे पहले हम उनको न्याय प्रदान करेंगे। किस प्रकार का न्याय देंगे? सोशल,
इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सबकी अलग अलग इसके अंदर डिसीजन है। और जब आप पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी करेंगे, तो ये जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी का, वो सब फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में आपको क्लियर कर दूंगा मैं। जस्टिस 3 तरह की है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। पहला, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। सेकंड, लिबर्टी। कैसी लिबर्टी रहेगी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, दैट्स आल्सो द पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। इक्वलिटी कैसी रहेगी? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सबको समान अधिकार मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपके पास मेरिट है तो आप अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन होगा, फिर आपका फ्यूचर अच्छा होगा। आपके पास मेरिट है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप पास करेंगे, अच्छी पोस्ट को पाएंगे। ठीक है, स्टेटस, इक्वलिटी, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, पहले बता दिया आपको। एंड टू प्रमोट, ये चीज़ें तो हम इंश्योर करेंगे, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी, लेकिन हम प्रमोट भी करेंगे एमंग आवर ऑल द सिटीजन्स। क्या? फ्रेटर्निटी, एज्यूमिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। हम अपनी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? आपसी सद्भाव और भाईचारा रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्यों आया? ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि स्वतंत्रता से पहले हमने देख रखा था कि कितने भयंकर दंगे हुए, देश में कितने भयंकर दंगे हुए, लाखों निर्दोष लोगों का कत्ल हुआ, उनके ऊपर अमानवीय अत्याचार हुए। और अभी भी, जबकि हम भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं, हमारा कोई अपना राजकीय धर्म नहीं है, तो सबसे पहले हमारी ये जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों को समझाएं कि हम सब बंदे एक हैं। हम आपस में झगड़े नहीं, लड़े नहीं, दंगे नहीं करें, फसाद नहीं करें। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही चाहेगा जो हम बना रहे हैं, कि लोगों में आपसी सद्भाव, भाईचारा बने। क्योंकि विगत में हमने अनुभव किया है कि इसी आपसी सद्भाव और भाईचारे की कमी के कारण देश में भीषण जातीय संघर्ष हुए, नरसंहार हुए और अनगिनत लोगों को निर्दोष मार दिया गया। तो ऐसा भविष्य में न हो भारतीय भूमि पर, इसलिए लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी डेवलप करना इस कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य है। साथ ही साथ अपने देश की एकता और अखंडता हम बनाए रखेंगे। विगत में हमने देख लिया कि इसी आपसी सद्भाव की कमी के कारण ही अपने देश के टुकड़े हुए। इतिहास में बच्चों, अगर आप जाओगे, थोड़ा सा पढ़ोगे अपने आधुनिक इतिहास को, तो एक समय में आप देखोगे कि अखंड भारत कितना बड़ा था। है ना आइडिया आपको? 10th के 12th के बच्चे पार्टिकुलरली, अखंड भारत हमारा कितना बड़ा था। एक टाइम था जब हमारी सीमाएं ईरान को छूती थी, अफ़गानिस्तान हमारा पार्ट था। राजा रणधीर सिंह जो थे हमारे, रणजीत सिंह पंजाब के, उनका अफ़गानिस्तान काबुल कंधार तक साम्राज्य फैला हुआ था। हम बहुत एंशिएंट में नहीं जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं केवल। श्रीलंका हमसे 1943-44 में अलग हुआ, पार्ट था हमारा। जावा, सुमात्रा, बाली, इंडोनेशिया पार्ट थे हमारे। नेपाल बहुत समय तक जब अंग्रेज रूल कर रहे थे पार्ट थे हमारे। इन ए नटशेल, विद इन ए स्पेस ऑफ 15 ईयर्स जो हमारा अखंड भारत था वो 11 भागों में अलग अलग अंग्रेजों के द्वारा सिस्टमेटिकली कॉन्स्पिरेसी से किया जाने लगा। तो भविष्य में फिर हम न बटें, अखंड भारत का फिर बंटवारा न हो, जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर बंटवारा न हो, इसलिए हम अपने देश की एकता व अखंडता को भी बनाए रखेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट 1974 के अमेंडमेंट में आ गया था। 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट। उसमें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को ऐड किया गया।
हमारे ऑब्जेक्ट क्लियर हो गए कि हम क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, हम अपने नागरिकों को क्या क्या देंगे, कैसे अपनी सोसाइटी को प्रमोट करेंगे, कैसे लोगों में आपसी भाईचारा बनाएंगे, कैसे लोगों के बीच में यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. 26 जनवरी 1949 फाइनली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने डिक्लेयर किया कि नाउ आवर वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड वी आर हियर एडॉप्टिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन, enacting it for the future source of other legislations, rules, regulations and the laws and give to ourselves. और हम अपने को खुद रेगुलेट करने के लिए, अपने को खुद नियंत्रित करने के लिए, खुद अपने को मैनेज करने के लिए, अपने को मतलब इंडियन सिटीजन्स अपने को मैनेज करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट, इनेक्ट और एक्टिव कर रहे हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि फिर डिबेट हुआ, फिर 26 जनवरी 1950 को ऑफिशियली हमने डिक्लेयर किया कि हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में दुनिया में अपनी धमक पैदा करने के लिए पैदा हो गए हैं। भारतीयों ने कहा कि हम आ गए और तब से लगातार अप्स डाउन्स के बाद भी नाउ इंडिया इज रेजिंग इट्स फ्लैग ओवर द स्काई डिस्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द पॉलिटिकल थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस, despite between the differences between the different part of our vast city, we the Indian people are raising the banner as high as sky in this universe now. preamble clear हो गया। अब देखा जाए इसके अंदर थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट में कि इतने बड़े कंट्री को रेगुलेट करने के लिए हम कैसे कानून बनाएंगे जिससे कि ये सक्सेसफुली हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन रन करें। इंडिया इज़ ए फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट जैसा मैंने बताया बच्चों बैकग्राउंड में कि प्रिंसली स्टेट्स ने एक एग्रीमेंट किया कि हम आपके इंडियन यूनियन में शामिल हो जाएंगे बशर्ते आप मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, हमको डेवलपमेंट दीजिए, हमको रिसोर्सेज दीजिए, हमारे लोगों के बीच में यूनिटी रहे, करेंसी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें रहें। तो स्टेट आफ्टर पासिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने देखा कि बड़ी डिफरेंसेस हैं भाई इस देश में। हम तो हिंदी बोल रहे हैं और एक्सट्रीम साउथ चले जाइए वहाँ हिंदी समझेंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं, वहाँ तमिल बोल रहे हैं तमिलनाडु में। कर्नाटक आ जाइए कन्नड़ बोल रहे हैं, आंध्रा चले जाइए तेलुगु बोल रहे हैं, उड़ीसा चले जाइए उड़िया मिक्स बंगाली बोल रहे हैं, पश्चिम बंगाल चले जाइए बंगाली बोल रहे हैं। इसी तरह हिल्स पर चले जाइए, चाहे जम्मू कश्मीर हो या नॉर्थ वेस्ट के स्टेट्स हों, वहाँ अलग लैंग्वेज है। प्रॉब्लम आने लगी 2-3 साल के अंदर जब वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन की डिफ़िकल्टी होने लगी तो हमारे लीडर्स ने रियलाइज़ किया कि अरे ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वी हैव द लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस ऑल्सो। कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। अभी तक तो इंग्लिश ही सबकी प्रैक्टिस में थी, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, कुछ जगह पर उर्दू फारसी चल रही थी, कुछ जगह पर लोकल लैंग्वेज काम चल रही थी, कुछ जगह जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अपने यहाँ जो 8th शेड्यूल्स में 22 लैंग्वेज ऑडली डिफाइन कर रखी गई हैं, उनमें हिंदी भाषी केवल 40% है कि नहीं? देखा होगा आपने। अब थोड़ी इंक्रीज़ भले हो गई हो अवेयरनेस की वजह से, 42% लेटेस्ट फिगर उसमें पूरे देश में हिंदी बोली जाती है। कुछ प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हों तो उसको भी बता दीजिए, हम इसको कंक्लूड करेंगे अपनी बात को। ये शुरुआत है, अभी ये विषय बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। और हम समझ रहे हैं। आपने, आपके डायरेक्टर साहब ने जो हमारे पास ये बुलेट पॉइंट्स भेजे थे, ये इतने इम्पोर्टेंट और इतने सटीक हैं कि अगर इन सभी के विषय में हम आपको आधे घंटे, मतलब इन सभी के विषय में भी हम आपको थोड़ा थोड़ा भी बताएं, आधा घंटा कम करते, एक पॉइंट में आधे घंटे चाहिए, तब तुम्हें ओवरऑल फिर दिमाग ऐसा खुलेगा ना जैसे खुल जाएगा, खिड़की हो खुल गई और उजाला हो गया वहाँ देने से। बट इट विल टेक टाइम। 2-4-5 घंटे जब सीरीज में चलेगा तब तुम्हें लगेगा कि यस आई एम कॉन्फिडेंट कि आई हैव साउंड नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देश के बारे में। बच्चों सालों कॉन्स्टिट्यूशन लोग पढ़ते हैं जैसा कि आपने भी बताया, फिर भी इसके बहुत से बताइए तब मैं समझूँ आपको। बताइए ला, हाँ एक
लिंग्विस्टिक डिफरेंस आए, ठीक, फिर ये प्रॉब्लम होने लगी। फिर हमने 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। लिंग्विस्टिक सर्वे करने के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, जिसमें कि मॉडर्न जो हम अपना स्टेट का फ्रेमवर्क देख रहे हैं वो आया एग्जिस्टेंस में। धीरे ये स्टेट क्रिएट करने का एक्सक्लूसिव पावर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो अपने को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर पाए या फिर कोई अपना अलग कोई चीज़ें कर पाए। हाँ, अपने जिलों की जो सीमा है उसको घटा बढ़ा सकती हैं, उनका नामकरण कर सकती हैं, ये सब चीज़ें अपने जुरिडिक्शन में कर सकती हैं, लेकिन अलग कोई राज्य अपना नहीं बना सकती हैं। अलग राज्य बनाने का अधिकार केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है। लिंग्विस्टिक बेसिस पर जब हमने थोड़ा सा डेवलप कर लिया अपने देश को, फिर पाया गया कि अरे इकोनॉमिक रूप से भी बहुत बैकवर्ड है हमारे एरिया। सुदूर पूर्व को देख लीजिए, वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, एजुकेशन नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं। इसको कैसे दूर किया जाए, ये डिफरेंस है, क्योंकि हमने लोगों को इक्वलिटी का एश्योरेंस दिया हुआ है कि इकोनॉमिक भी रहेगी हमारे पास इक्वलिटी, कैसे हम इनको इक्वल करें। तो इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट जो था उसको भी दूर करने के लिए अपने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के तहत एरियाज़ को डिमार्केट किया। मेन रूप से जो हमारा फंक्शन है वो 3 भागों में बटा हुआ है। 3 हमारे बिग इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं। सुप्रीम है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का होता है विधायिका, जो हमारे सरकार के अंग हैं, दैट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर 2 होते हैं, एक हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है जिसको पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट हैज़ 2 पार्ट, एक है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड आते हैं, सबकी सीट निर्धारित है कि जैसे यूपी से 80 लोग आएंगे, बिहार से 40 आएंगे, कर्नाटका से इतने आएंगे, महाराष्ट्र से इतने आएंगे। तो हर स्टेट की अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन सीट हैज़ बीन डिवाइडेड एंड देयर इज़ अ डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द MP, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। सेकेंड होता है राज्यसभा। राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, मतलब जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों लोकसभा के या लेजिस्लेटिव के हों स्टेट के, वहाँ से लोग वोट देते हैं, तब वो राज्यसभा के लिए मेंबर होते हैं। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं क्योंकि इनके अंदर सपोज टू बी लर्नेड पीपुल आने चाहिए। लोकसभा को निचला सदन कहते हैं। कंट्रोवर्सी डेमोक्रेसी को देखिए कि राज्यसभा के पास वो पावर नहीं है जो निचली सदन के पास पावर है। हमारी जो लोकसभा है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, संख्या में भी और मैंडेट में भी। इसी प्रकार स्टेट लेजिस्लेचर हो गए, स्टेट में भी रन करने के लिए विधानसभा हो गई, विधान परिषद हो गया, सेम वही स्ट्रक्चर है। और थर्ड हमारा आ जाता है, सेकंड आएगा एग्जीक्यूटिव। पहला लेजिस्लेटिव हो गया, दूसरा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का भी वही इसी तरह 2 पार्ट हो गए। हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के जो हेड हैं, हेड ऑफ स्टेट हो, प्रेसिडेंट हो जाएंगे, स्टेट में गवर्नर हो जाएंगे। एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे और स्टेट में CM हो जाएंगे। कैबिनेट भी उन्हीं की पार्ट इसी तरह से होती चली जाएगी। थर्ड टायर जो हमारा है स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वो जुडिशरी है। जुडिशरी में सुप्रीम है हमारा सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में, जिसकी दूसरी कोई ब्रांच नहीं है। फिर हाई कोर्ट्स हैं हमारे, हाई कोर्ट्स हर स्टेट में हैं, कहीं कहीं उनकी बेंचेस 2 या 2 से अधिक हैं। और थर्ड टायर में हमारा जो हाई कोर्ट के अंदर होता है जुडिशरी सिस्टम है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है। तो बच्चों गवर्नमेंट के 3 स्ट्रक्चर हो गए, पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। ये लोग आपस में न लड़ें इसलिए इनके वर्क्स को, इनको पावर को भी डिवाइड किया जाए। कॉन्सिक्वेंटली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने 3 लिस्ट बनाई। पहली यूनियन लिस्ट, जिसमें केवल यूनियन गवर्नमेंट कानून अपना बना सकती है। जो भी सेंट्रल इम्पॉर्टेंट, जो पूरे देश के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी। जैसे कि आर्म फोर्सेस, आपने देखा है किसी स्टेट के पास अपनी कोई आर्मी है? बोलिए बच्चे, अपने किसी स्टेट के पास इंडिया में कोई आर्मी है? आर्मी केवल एक है, इंडियन आर्मी, गवर्नमेंट की है, ठीक है। करेंसी, आपने देखा कि रुपया के अलावा भी और किसी स्टेट में चलती है? कौन करेंसी छापता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। बैंकिंग सिस्टम
सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी। कम्युनिकेशन, टेलीफोन से लेते हुए जो भी कम्युनिकेशंस हैं, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, एयरपोर्ट, जितनी भी चीज़ें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। डिफेंस, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सब जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जितनी भी चीज़ें हैं, पोर्ट्स, बड़े बड़े जो पोर्ट्स हैं, इंटर बाउंड्री जो टेरिटरीज़ हैं, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। फिर सेकेंड लिस्ट आई स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट के इम्पोर्टेंस के लिए जो भी चीज़ें होती है, जैसे पुलिस हो गई, पुलिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टेट की पुलिस होती है, यूपी पुलिस अलग हो गई, पंजाब पुलिस अलग हो गई, मध्य प्रदेश पुलिस अलग हो गई। इवन इन नटशेल ईच एंड एवरी स्टेट हैज़ बीन अथॉराइज्ड टू maintain their own police system for maintaining law and order and for maintaining an impartial criminal justice system. स्टेट इंटरेस्ट की जितनी भी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर हो गया, लोकल लेवल की भी चीज़ हो गई, वो सब स्टेट मैनेज करेंगे, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस नहीं करेगी। यूनियन लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है। थर्ड लिस्ट आई जिसमें दोनों के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, स्टेट के भी हमारे इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं और हमारे यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं, उसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, दोनों के। लेकिन यहाँ पर भी सुपरमेसी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इनके द्वारा अगर कोई कानून बनाया गया है तो वो सभी स्टेट्स को मान्य होगा। एजुकेशन देखिए, एजुकेशन में स्टेट भी बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, लेकिन सेंट्रल के द्वारा जो बनाए कानून हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ज़्यादा रिसोर्सफुल है और ज़्यादा सक्सेसफुल भी है, माने हम इस क्षेत्र में। तो डिवीज़न ऑफ पावर इस प्रकार किया गया है कि जो बैलेंस हो वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति ज़्यादा रहे। यानी कि अपने फेडरल सिस्टम में हम अमेरिका की तरह एक वीक सेंटर नहीं बनाए हैं, बल्कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू द स्टेट। अगर पॉलिटिकल साइंस में आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर हुआ करती थी और है भी कि वो स्टेट में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको भी आर्टिकल 356 के अंतर्गत डिसॉल्व कर सकती थी। राष्ट्रपति शासन वहाँ कितनी बार लगाया जा सकता है। इधर इस गवर्नमेंट में हमने नहीं देखा ना कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स में अगर इनके हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से कोई स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही थी तो उसको डिसॉल्व करके वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा लेते थे, एक्सटेंड करते थे, और फिर जब उनकी मनमाफिक लगता था कि अब ये चुनाव कराने का मौका हो गया है स्टेट में तो इलेक्शन कराते थे। इन नटसेल हमारा जो पावर का सेंट्रलाइजेशन है वो सेंटर की तरफ ज़्यादा मुड़ा हुआ है। अमेरिकन में स्टेट्स बहुत पावरफुल हैं और हमारे यहाँ इंडियन सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिडुअरी पावर जितने भी हैं, मतलब कि ऐसी कोई इम्पॉर्टेंट बात जो कि इन तीनों लिस्टों में से कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है, उस पर कौन कानून बनाएगा ये बताइए, कौन बनाएगा बताइए आप लोग। ये तीनों लिस्ट में अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर कानून बनाना जरूरी है तो कौन कानून पहले बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि रेजिडुअरी पावर्स जितने भी हैं जो अनएक्सप्लेन्ड हैं, जो फ्यूचर में हमारे पास आएंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। देयरफॉर आवर सेंटर इज मोर इम्पॉर्टेंट। वी हैव मोर यूनिटरी फेडरलिज्म। पॉलिटिक्स में जब आप जाएंगे, पढ़ेंगे इस शब्द को, तो आपको अच्छी एनालिसिस करने के लिए मौका मिलेगा। हमारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने काफ़ी डिटेल में इसमें थ्योरीज बनाई हुई हैं। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में तो बेसिकली हम टाइम के मैंडेट को देखते हुए आपको इतना ही बता सकते हैं। प्रेम्बल बता दिया, अपना स्ट्रक्चर बता दिया, बैकग्राउंड बता दिया आपको, और बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप पढ़ चुके हैं कि जो हमने आपको प्रेम्बल में बताया कि अपने जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं हम उनको सोशल जस्टिस कैसे देंगे, कैसे इंश्योर करेंगे, ठीक है। प्रेम्बल के जो है इक्वलिटी कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी हम कैसे इंश्योर करेंगे, ये हम अपने पार्ट 3 और पार्ट 4 में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को रेगुलेट करते हैं उसमें डिटेल में जाएंगे। तो आज के लिए तो इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। मनन करिएगा, रिव्यू करिएगा, और अगर कोई चीज़ें आपको अच्छी लगी हों, न समझ में आ रही हों, तो उस पर आप
फर्दर डिस्कशन के लिए अपना नोट बना लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएंगे आप हमसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी तो केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड में हमने आपको बताई है कि फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत से डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स न रहें तो नागरिक एक पशु के समान हो जाते हैं, इंडिविजुअल डिग्निटी ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों ने अपने नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए, उनके विकास के लिए, उनको समान अवसर प्रदान करने के लिए, सामाजिक विभेद जो विषमताएं हैं, जो दूरी हैं, उनको दूर करने के लिए, हमारे यहाँ जो कुरीत की प्रथा चल रही है, जैसे छुआछूत की प्रथा थी, सती प्रथा थी, दास प्रथा थी, उनको ख़त्म करने के लिए, ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए और सबको समान अधिकार देने के लिए और इन अधिकारों की रक्षा के लिए कौन बॉडी सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी भी स्थापना करने के लिए हमने पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया है। पार्ट 4 में हमने फंडामेंटल राइट्स के ही कंपैरिजन करते हुए अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई, जिसके अंदर हमने अपने लिए डायरेक्शन बनाया कि भविष्य में स्टेट क्या करेंगे। एक तो हमने इंडिविजुअल का प्रोटेक्शन दे दिया पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स बनाते हुए, जिसको कि कोई गवर्नमेंट नहीं छीन सकती, कोई कोर्ट नहीं छीन सकती, वो हमारा बेसिक राइट है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो हमारा मूलभूत अधिकार है। और दूसरा पार्ट मैंडेटरी है और पार्ट 4 में हमने अपने लिए जो डायरेक्शन बनाया, गवर्नमेंट के लिए बनाया, वो हमने ऑप्शनल कर दिया कि हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारा ध्येय रहेगा कि हम ये करेंगे। हम कब करेंगे इन चीज़ों को, जो डेवलपमेंटल चीज़ें हैं, ये हम अपने फ्रेमवर्क में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये हमारे लिए ऑप्शनल है, समझे नहीं। तो गवर्नमेंट ने अपने लिए ऑप्शनल कर दिया और फंडामेंटल राइट्स मैंडेटरी कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को नटसेल में आपने समझा। इसके बाद हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम आपको बताया कि 3 पार्ट्स में हमारे गवर्नमेंट रन करती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पावर सबको डिवाइड कर दिया गया है 3 लिस्ट के द्वारा, कौन क्या करेगा, सबके पावर, सबके टर्म्स, सबकी सैलरीज समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर देता है। कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो और भी जो कानून बनते हैं वो इससे सोर्स होते हैं, इससे स्पिरिट पाते हैं, इससे पावर पाते हैं। कोई भी ऐसा कानून जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के अगेंस्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के तहत अंडर आर्टिकल 142 के तहत 136 के तहत रिव्यू करके देखती है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट में है कि नहीं। अगर पाती है कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसे अल्ट्रा वायर्स, नल एंड वाइड, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर देती है। ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम और अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है देश का वो यूनिक सिस्टम है एंड आइडियल सिस्टम है। ऐसा सिस्टम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। वी शुड बी प्राउड अबाउट आवर सिस्टम विच इज़ फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। समय की आवश्यकताओं को देखते हुए हम अपने संविधान में भी परिवर्तन करके एक प्रगतिशील संविधान के रूप में स्थापित अपने को किए हैं। समय समय पर ढेर सारे अमेंडमेंट हुए हैं, भविष्य में भी अमेंडमेंट होंगे, संशोधन होंगे संविधान को मजबूत करने के लिए। जब टाइम नेक्स्ट मिलेगा तो हम लोग इसमें और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।